जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तब यूपी में 3 चरण का चुनाव संपन्न हो गया और अब तक 172 सीटों पे मतदान हो चुका है। और मुझे बहुत सारे मित्रों ने मैसेज किए, फोन किए, जो विदेश में बैठे हैं। ऐसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स वो मुझे फोन करके बड़ी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। मैं जब यूपी से पंजाब आया पिछले दिनों 2 दिन पहले, तो यहाँ पे पंजाब के भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने भी बड़ी दे वर वेरी ईगर टू नो कि आखिर यूपी में हो क्या रहा है। तो मैंने पूछा, नहीं, यूपी में सिचुएशन इज वेरी वेल इन कंट्रोल और योगी जी बड़े गाजे बाजे के साथ, धूम धड़ाके के साथ वापस आ रहे हैं। बोले नहीं, मीडिया तो कुछ और लिख रहा है। मैंने कहा हाँ, मीडिया जो लिख रहा है उस पर जाने की जरूरत नहीं है। और मीडिया बोला अखिलेश की सभाओं में बहुत भीड़ दिखाई जा रही है। तो मैंने कहा ऐसा है जी कि यूपी है एक बहुत बड़ा स्टेट जिसमें बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहती है, 23-24 करोड़ लोग रहते हैं। पंजाब जैसे मेरे को लगता है कि 7-8 स्टेट मिला दो तो यूपी बनता है। यूपी में 7-8 पंजाब बन जाएंगे पॉपुलेशन वाइज। तो पहले पुराने जमाने में क्या होता था, बहुत बड़ी बड़ी रैलियां होती थी। आजकल क्या है, बहुत छोटे ग्राउंड्स में रैली की जा रही है। कोविड का भी है, माहौल, तो वैसे भी रिस्ट्रिक्शंस हैं बहुत सारी, और बड़ी रैलियों की जरूरत नहीं है। बड़ी रैलियां मोबिलाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा संसाधन खर्च होते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज को एक सस्ता एक तरीका मिल गया है कि छोटा सा रोड शो ऑर्गेनाइज करो, छोटे मैदान में छोटी सी रैली, और उसको मैदान को पूरा भर दो। तो आजकल चूंकि छोटे मैदानों में रैलियां हो रही है और फोटोग्राफ्स ऐसे खींचे जा रहे हैं कि आपको अखिलेश की सभाओं में बहुत ज्यादा भीड़ दिखाई देगी। पर साहब, भीड़ सभाओं में दिखाने से चुनाव अगर जीते जाते ना, तो फिर तो दुनिया की कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव हारती नहीं। तो मैंने अपने मित्रों को एश्योर किया, और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको भी एश्योर कर रहा हूं कि भैया, योगी जी बहुत प्रचंड बहुमत के साथ वापस आ रहे हैं। और अखिलेश यादव ने एक काम किया है इस बार उनके चुनाव मैनेजमेंट में। उन्होंने चैनल्स, न्यूज चैनल्स और यूट्यूब चैनल्स को बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत मोटा पैसा बांटा है। और तब ये यूट्यूब चैनल्स तो सरेआम, ये तो बाजार में बैठी हुई गणिकाओं से भी बदतर माध्यम बन चुका है। मुझे याद है 2014, 2017, 2019 के चुनाव में, 2017 के चुनाव में एक चैनल जो था वो सरेआम बसपा की सरकार बनवा रहा था, बसपा को 240 वाले सीट देता था। जबकि हम कहते थे कि यार हटाओ, बताओ ये अच्छा, वो चैनल जिनके पास हजारों कार्यकर्ता हैं, इनके अपने जर्नलिस्ट हैं जो कि गांव गांव घूम रहे थे, वो गांव गांव से रिपोर्टिंग कर रहे थे, और पूरे यूपी जिन्होंने छान मारा था, और उनको कहते थे कि बसपा की सरकार बनी। एबीपी, मैं स्पेशली एबीपी न्यूज की बात कर रहा हूं। बाद में 19 सीट आई थी। हाउ कैन यू मिसकैलकुलेट सो मच कि जिसको आप स्पष्ट बहुमत दे रहे थे उसकी 19 सीट आई, उसका सुपड़ा ही साफ हो गया, प्रदेश से गायब ही हो गई वो पार्टी। तो साहब, ये इसी को मैं सुपारी जर्नलिज्म कहता हूं ना, कि किसी एक पार्टी की सुपारी ले लो, किसी एक पार्टी को अपने स्टूडियो में बैठ के जिताने का और उसके पक्ष में हवा बनाने का, माहौल बनाने का एक ठेका ले लेते हैं। तो यही ये यूट्यूब चैनल्स कर रहे हैं कुछ, और यही वीडियो ये आपके मेन स्ट्रीम मीडिया के जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं ये कर रहे हैं। जमीन पे हालात बहुत डिफरेंट हैं। मैं आपको बताऊं कि तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीट्स के लिए मतदान हुआ है, और ये सो कॉल्ड एक
छोटी सी यादव पट्टी है जिसमें यादवों की काफ़ी सारी पॉपुलेशन है और मुलायम सिंह के परिवार की सारी पॉलिटिक्स यहीं से शुरू होती है और आजकल तो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। पुराने ज़माने में कुछ साल पहले तक ये हमारे पूर्वांचल तक भी जाती थी, पर अब इस बार मुझे लगता है वो गढ़ भी टूटने जा रहा है। तो तब पिछले 2017 का जो चुनाव हुआ था उसमें इस इलाके में 59 में से 49 सीट्स बीजेपी ने जीती थी और समाजवादी पार्टी को कुल 8 सीट मिली थी। 1 सीट बसपा को मिली थी, 1 कांग्रेस को मिली थी। उस जो समाजवादी पार्टी को कुल 8 सीटें मिली थी उसमें 3 सीटें मैनपुरी की थी साहब और 2 कानपुर की थी, कानपुर शहर की। इसके अलावा एक एक सीट जो है कुछ जिलों में वो मैं आपके नाम पढ़ के बता दूंगा और कम से कम 8 या 9 जिले ऐसे थे जिसमें क्लीन स्वीप था बीजेपी का, सपा को एक भी सीट नहीं मिली थी। 16 में से कम 8 या 9 जिले ऐसे हैं जहां एक भी सीट नहीं मिली थी। इस बार तब जब चुनाव हुआ है तो अखिलेश यादव जी ने कहा कि मैं तो करहल से चुनाव लड़ूंगा साहब, क्योंकि करहल उनको पूरे यूपी में सबसे सेफ सीट नजर आई। पहले उनके आजमगढ़ की एक सीट से चुनाव लड़ने के कयास लगाए गए थे, पर उनको लगा बाद में कि नहीं, करहल उनकी पैतृक सीट है, नेताजी मुलायम सिंह जी भी यहाँ से लड़ते रहे हैं और उनके इलाके की सीट है। लोग बताते हैं कि 34 या 35% यादव है वहाँ। पर बाद में जब बीजेपी ने वहाँ से एसपीएस बघेल साहब को उतार दिया तो एक बार ऐसी हवा बनी कि साहब वहाँ पे बीजेपी ने वहाँ चुनाव फंसा दिया है। मैं आज ये नहीं कह रहा हूँ कि हम करहल जीत जाएंगे या बीजेपी जो है एसपीएस बघेल साहब जो है वो अखिलेश को हरा देंगे, ये महत्वपूर्ण नहीं है। बीजेपी ये मैसेज देने में कामयाब रही है करहल में कि हमने आपको घेर लिया है। और पिछली बार अगर आपको याद हो तो करहल लगभग 38,400 वोट से सोबरन सिंह यादव सपा के जीते थे और जो 8 सीटें सपा ने इस तीसरे चरण में 2017 में जीती थी उसमें एकमात्र सीट ऐसी ये है जिसमें 38,000 का एक मार्जिन मिला था। 38,000 से उन्होंने चुनाव जीता था। अदरवाइज मैनपुरी जिले की जो 2 सीटें हैं, एक सीट 8,800 सीट से और एक सीट 16,500 सीट से जीती गई थी। एकमात्र करहल ऐसी है जहां 38,000 का मार्जिन था। तो साहब आज की स्थिति यह है कि अखिलेश यादव के इस गढ़ में, करहल में, जो एंटी सपा वोट है वो बीजेपी इस बार पोलराइज करने में कामयाब रही है और वहां पे लगभग 4 लाख वोट है। और वहां पे बीजेपी एक और चीज में कामयाब रही कि उनके जो कैंडिडेट थे एसपीएस बघेल साहब, वो अति पिछड़ी जाति से आते हैं और उन्होंने दलित वोट में बहुत अच्छी सेंध लगाई है। और एक और चीज में कामयाब रही है भाजपा कि ये जो यादव बिरादरी है ना, इसमें 2 वर्ग हैं, 2 गोत्र कह लीजिए आप। इस साइड जो है इटावा मैनपुरी साइड, एक है कमरिया, एक है घोसी। कमरियाओं की पॉपुलेशन है लगभग 30%, घोसी है 70% लगभग। ये जो मुलायम सिंह परिवार है ये कमरिया है। अच्छा ठीक यही वर्गीकरण पूर्वांचल में भी है। वहां पे हम लोग ग्वाल और ढढ़ोर कहते हैं। 2 किस्म के यादव हैं, 2 गोत्र हैं इनके, एक ग्वाल है, एक ढढ़ोर है। इसी तरह जब आप इटावा मैनपुरी में आ जाते हैं तो यहां पे कमरिया और घोसी। तो तब घोसियों में थोड़ा सा रिजेंटमेंट पिछले 5-10 सालों में पैदा हुआ है इस क्षेत्र में कि अखिलेश यादव जब जरूरत पड़ती है
तो हमारे पक्ष में खड़े नहीं होते, कमरियाओं के पक्ष में खड़े होते हैं, पहली बात। दूसरी बात है, एक बार ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे मुसलमानों के साथ कोई झगड़ा हो गया था घोसियों का, तो उसमें भी अखिलेश जी चूंकि भाई एमवाई की पॉलिटिक्स करते हैं, तो वहां पे उन्होंने यादवों के पक्ष में जो है, जब इनकी सरकार थी तब की बात है, 2017 से पहले की बात है, तो वहां पे वो यादवों के पक्ष में जो है उन्होंने प्रशासन को आदेश दिए कि प्रशासन ने जो है यादवों का पक्ष नहीं लिया था घोसियों का, और मुसलमानों के पक्ष में जो है कार्रवाई की थी। इससे एक बहुत बड़ा एक असंतोष पैदा हो गया था घोसियों में। तो इस बार इस असंतोष को अखिलेश यादव के मैनेजर्स जज नहीं कर पाए और उन्होंने करहल से अखिलेश जी को उतार तो दिया। जब उतार दिया तो बाद में उनको समझ में आया कि यार यहां तो कहानी फंस सकती है। इसके अलावा बहन जी ने भी कुछ ऐसे पत्ते खेल दिए और चारों तरफ एक ऐसा माहौल बन गया कि इस बार अखिलेश को इस सीट से फंसाया जा सकता है। सब देयर वाज अ पैनिक इन द एरिया और अंत में चुनाव से एन पहले नेताजी को उतारना पड़ा। नेताजी आए और नेताजी बहुत ही जीर्ण शीर्ण हालत में, जबकि उनसे बोला नहीं जा रहा था, उनको मंच पे चढ़ाया गया, वो अखिलेश का नाम भूल गए, उनके कान में बताना पड़ा कि अरे वोट मांगिए, अरे अखिलेश का नाम लीजिए। वो प्रत्याशी बोले जो भी प्रत्याशी उसको वोट देना। उसने बोला अरे भैया आपका बेटा ही प्रत्याशी है, नेताजी अखिलेश का नाम लो। एक और बहुत बड़ा फैक्टर जो अखिलेश के खिलाफ काम कर सकता है करहल में, हालांकि इसकी पोल तो देखो तब 10 मार्च को ही खुलेगी, ये सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि व्हाई देयर वाज अ पैनिक इन करहल, कि जो शिवपाल चचा के कुछ स्लीपर सेल्स है ना उस इलाके में, ऐसा बताया गया कि शिवपाल चा ने उन स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट कर दिया है कि जरा भतीजे को औकात बताई जाए। तो सब इन सब चीजों के चलते करहल का चुनाव फंस गया। अच्छा, जब करहल का चुनाव फंस गया तो ये मैसेज पूरी यादव पट्टी में गया और वहां के 7-8 जिलों में यादवों की ठीक ठाक पॉपुलेशन है। तो साहब इस बार अब इस चुनाव में होगा क्या? पिछली बार 10 सीट बीजेपी हारी थी इसमें से। अब देखना यह है कि उस 10 में से बीजेपी कितनी रिटेन कर लेती है या सपा जो है कितने नए इलाकों में घुस के बीजेपी से कुछ सीटें छीन सकती है क्या। तो जो माहौल है वो ये बता रहा है कि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि 2017 का जो बीजेपी का वोट बेस था ना, बीजेपी ने इस चुनाव में उस वोट बेस को एक तो इंटैक्ट रखा है। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो बीजेपी से नाराज हुआ है और कोई ऐसा वोटर वर्ग नहीं है जो बीजेपी को छोड़ के गया हो। प्लस बीजेपी ने कुछ नए वोटर्स ऐड जरूर कर लिए हैं अपनी किटी में। तो अच्छा, बुंदेलखंड में जो चुनाव हुआ है वहां पे साहब क्या है कि 2017 में इतने बड़े बड़े मार्जिन्स थे, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 80,000, 1,00,000, 1,05,000 के मार्जिन्स थे। तो उन सीटों पे इतनी बड़ी सीट, जबकि प्रो इनकम्बेंसी जैसी लहर चल रही हो प्रदेश में और बाबा जी जो है एक पॉजिटिव नोट पे चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार वोट जो है वो नेगेटिव वोट नहीं पड़ रहा, वो योगी जी को जिताने के लिए वोट पड़ रहा है ज्यादातर जगहों पे। ऐसी जगहों में इतनी बड़ी बड़ी लीड्स, इतने बड़े बड़े मार्जिन्स कवर नहीं होते, बल्कि उल्टे वो तमाम सीटें जो बीजेपी जो है 10,000 से कम मतों से हारी थी, वो सारी की सारी सीटें इस बार अगर बीजेपी जीत जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा तब। और बीजेपी जितनी भी सीट हारी है उसमें इस रीजन में अगर सिर्फ 2 सीट को छोड़ देंगे आप, तो साहब 8 सीटें जो है वो बहुत कम मार्जिन से 2,000, 4,000, 5,000, 6,000, 8,000 से हारी है। तो तीसरे चरण के बाद जबकि 172 सीटों का चुनाव हो चुका है, बीजेपी मोर और लेस अपनी 2017 की टैली में से सिर्फ सेकंड फेज में जो थोड़ा बहुत लॉस बीजेपी को हुआ है, थोड़ा बहुत, मतलब
जितनी सीटें बीजेपी हारी थी उससे 10 सीट का मैक्सिमम लॉस हो सकता है। पर इस तीसरे चरण में मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी 2, 3, 4 सीट कवर कर सकती है। जैसे कानपुर शहर से कुछ ऐसी खबरें आई हैं कि इस बार हो सकता है कानपुर में भी क्लीन स्वीप हो जाए। पिछली बार कानपुर में 3 सीट हारी थी बीजेपी। तो मुझे लगता है कि सेकंड फेज के जो लगभग 10 सीट का जो लॉस हुआ है, वो 3-4 सीट तो उसकी थर्ड फेज में कवर हो जाएगी। अब उसके बाद चौथा, पांचवा, छठा और सातवां चरण जो है ना, ये पूरा बीजेपी के फेवर में जा रहा है। मैं आपको पूर्वांचल की खबर बता रहा हूं। पूर्वांचल में जो गढ़ हैं, वो आजमगढ़ जैसे गढ़, गाजीपुर जैसे गढ़ है ना, जहाँ पे यादवों का जो बाहुल्य है, और वो बहुत ही टिपिकल वहाँ के क्या नाम, जो इक्वेशंस हैं, कास्ट इक्वेशंस बहुत टिपिकल हैं। वहाँ पर भी बीजेपी पूरी तरह, मतलब आजमगढ़ जैसे जिलों में जहाँ बीजेपी लड़ाई से बाहर रहती थी, वहाँ बीजेपी ने कम से कम 5 से 6 सीटों पे चुनाव बहुत बुरी तरह फंसा रखा है। और वहाँ के जो लोकल कार्यकर्ता वो तो ये बोले साहब इसमें से 4 तो निश्चित जीतेंगे, 5वीं छठी में भी तगड़ी लड़ाई होगी। और एक चीज और जान लीजिए, जहां पर भी किसी भी सीट पे जहां भाजपा बहुत टफ फाइट में है, जहां नेक टू नेक फाइट है, वहां हर सीट पे एज भाजपा को ही रहेगी, सिर्फ सेकंड फेज को छोड़ के। पहली फेज में भी, तीसरे में भी और फिर सातवें तक जहां पर भी टफ फाइट में रहेगी भाजपा, वहां पे भाजपा को एज रहेगा, भाजपा के जीतने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। और मेरा ये मानना है, मैं अभी भी इस बात पे एकदम फर्मली कायम हूं कि अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ी सफलता होगी यदि वो पहली बात कि 47 सीट्स का अपना जो फिगर है 2017 वाला उसको मेंटेन कर लें। पहला तो उनको ये टारगेट रखना चाहिए कि भैया 47 जरूर आ जाए। उसके बाद और उसके ऊपर कितना गेन करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जो पिछली बार 9 सीटों पे थी, मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस की 2-3 सीट मुश्किल से आ रही है, मुश्किल से 2 या 3। वैसे तो मैं एक के बारे में ही श्योर हूं, रामपुर खास जो है आराधना मिश्रा, प्रमोद मिश्रा, जो प्रमोद तिवारी जी की जो लड़की हैं, आई एम श्योर अबाउट ओनली 1 सीट। और इसके अलावा अगर जो 1-2 आएंगी तो वो भाग्य से बाई चांस आ जाएं तो आ जाएं, अदरवाइज मुझे ऐसा कोई चांस दिख नहीं रहा है पूरे यूपी में। तो बीजेपी कांग्रेस जो 5-6 सीट लूज करने जा रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहन जी जो हैं वो वोट शेयर तो अपना मेंटेन कर सकती हैं, परंतु सीट्स मेंटेन नहीं कर पा रही हैं। और उन्होंने जो पिछली बार 19 सीटें जीती थी, उसमें से मुझे ऐसा लगता है कि वो 5-7-8 सीटें तक लूज कर जाएंगी। उनकी टैली इस बार 10 के आसपास भी आ सकती है। इन दैट केस अब वो सीटें जो ये लूज करेंगी, बसपा और कांग्रेस, वो बीजेपी गेन कर सकती है। इसके अलावा जो 75 लगभग 78 सीटें एनडीए बीजेपी हारे थे 2017 में, मैंने आपको बताया था कि उसके लिए बीजेपी ने एक अलग डिपार्टमेंट, एक अलग टीम, पूरा मैनेजमेंट ही अलग कर रखा है। उनका काम है, उनको सिर्फ वो 75 सीटें देखनी है जहां हम पिछली बार हारे थे, इस लहर के बावजूद हारे थे। उसमें से कम 25 से 30 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी, जहां पे पूरा उनका साम दाम दंड भेद और जितने भी दंड फंद राजनीति के हो सकते हैं वहां वो उन्होंने सारे लगा दिए हैं। और उसमें से मैं एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता पाऊंगा, पर उसमें से बहुत सारी सीट्स बीजेपी इस बार सपा से, बसपा से या कांग्रेस से छीनने जा रही है। तो अब होगा क्या साहब? मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी अपनी पिछली टैली रिटेन कर लेगी, इसके बावजूद सपा जो है 5, 10, 15 या 20 सीट गेन कर सकती है एट द कॉस्ट ऑफ बीएसपी एंड कांग्रेस।
कांग्रेस और बीएसपी की सीटें कम होंगी, कम से कम 5-6 सीट कांग्रेस की कम होगी, और मेरा अंदाजा है कि 7-8-9 सीट बसपा की कम होगी। और इसका नतीजा ये होगा कि लगभग 15 से 20 सीट सपा बढ़ जाएगी, और बीजेपी अपनी 2017 की टैली को मेंटेन कर सकती है, या उसमें कुछ इंप्रूवमेंट भी कर सकती है। मतलब अगर एनडीए इस बार 325 से ऊपर चला जाए तो मुझे कतई आश्चर्य नहीं होगा। सब ये तो है जनरल सिनेरियो। अब वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर इफ कोई ऐसा फैक्टर था जिसे हम बिल्कुल पढ़ नहीं पाए, मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण जिसको हम पढ़ नहीं पाए, हम ये मान के चल रहे थे कि जो दलित वोटों का जो शिफ्ट बीजेपी में हो रहा है, हम उसको मिस कैलकुलेट कर गए, हमारे जैसे एनालिस्ट। तो सब वर्स्ट के सिनेरियो में क्या होगा कि अगर डिबैकल हो गया, है ना, बहुत बड़ा झटका लग गया बीजेपी को, उस केस में भी बीजेपी 270-280 सीट से नीचे नहीं जा रही है। कहने का मतलब है अखिलेश यादव किसी भी कीमत पर 100 सीट से ऊपर नहीं जा रहे हैं। ये मैं वर्स्ट केस, बीजेपी के लिए वर्स्ट केस और अखिलेश के लिए मैक्सिमम, मतलब अगर छप्पर फाड़ के भगवान देने पे आ जाए ना, तब भी अभी अखिलेश की झोली इतनी बड़ी नहीं है कि वो 100 सीट से ज्यादा उस झोली में समा जाए। तो ये तो हमने था वर्स्ट केस डिस्कस किया है बीजेपी के लिए। मैं कि मरती मरती भी बीजेपी 270-280 सीट लेके जाएगी। आदर्श स्थिति में जो मुझे अभी लग रहा है कि बीजेपी को 300 से ऊपर रहना चाहिए, 310, 320, 330, 300 से 330 के बीच में रहना चाहिए। और अब चौथे चरण का सब कल ही जो है चुनाव होने जा रहा है, और ये आगे अब भाजपा के लिए लड़ाई जो है, जो लॉसेस होने थे वो हो चुके हैं, अब भाजपा को यहां से सिर्फ गेन ही करना है। और अब यहां से सब भाजपा की एक जबरदस्त लहर, जिसे सुनामी नहीं कुछ और भी कह सकते हैं आप, वो चलनी शुरू होगी। मैं आपको बताऊं कि मैं पिछले 3 चुनावों से देख रहा हूं कि ये हमारा जो मीडिया है ना, भाजपा के पक्ष में चलने वाली लहर को नकारता है। वो कहता है कौन सी लहर है, हमें तो नहीं कहीं लहर दिख रही, हमें तो कोई नहीं कहीं दिख रहा। तब 2014 में भी एक जबरदस्त लहर थी, इतनी बड़ी लहर थी कि आप सोच नहीं। हाँ, आपको याद होगा 2014 में स्पेशली पूर्वांचल में क्या हाल किया था बीजेपी ने। फिर वही 2017 में हुआ, फिर वही 2019 में हुआ। हालांकि 2019 में गठबंधन था, इसके बावजूद बीजेपी जो है 64 सीट जीत गई थी। तो सब लहर है, और योगी जी के पक्ष में बहुत जबरदस्त लहर है। हाँ, मेन स्ट्रीम मीडिया उसको नकारता आया है, आगे भी नकारता रहेगा, इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अपना उत्साह बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वोट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स को, अपने अगल बगल के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कीजिए कि वो वोट देने निकले। वोट परसेंटेज कम नहीं होना चाहिए, और अब तक भी जो वोट परसेंटेज आया है वो इट्स गुड। शहरी क्षेत्रों में वोट हमेशा कम पड़ता आया है। इस बार भी अगर शहरी क्षेत्रों की 1-2 सीटों में, जैसे कानपुर जैसे सिटीज में जो 53-54 वोट पड़ता है, दैट्स नॉर्मल। उसके लिए अदरवाइज जो ग्रामीण क्षेत्रों में जैसा वोट पड़ता है एग्जैक्टली वैसा ही वोट पड़ रहा है। एवरीथिंग इज फाइन, जस्ट आप उत्साह बनाए रखिए, और मीडिया की गलत, फर्जी, झूठी रिपोर्ट से इम्प्रेस मत होइए, कंफ्यूज मत होइए। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। बाबा जी बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ, बहुत बड़ी लहर पे सवार होके सत्ता में वापसी कर रहे हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।